Hello learners, this is Puneet Kapoor and we are doing IPC. In our previous lecture, we were discussing basic principles of criminality and we had done till actus reus. आज हम शुरू करेंगे mens rea. Mens rea मतलब guilty intention या फिर guilty mind. तो आज हम अगला बेसिक प्रिंसिपल कर रहे हैं क्रिमिनलिटी का, जो कि है मेंस रिया, जो कि कौन सी मैगजीन से हमें दो पता लगे थे, एक्टस नॉन फेसिट रियम, निसी मेंसिट रिया। तो एक्टस रियस हमने देखा कि एक एक्ट होना चाहिए, लेकिन एक्ट के साथ साथ आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए, गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। तो जो एक्यूज्ड की लाइबिलिटी है वो डिपेंड करती है ना कि सिर्फ एक्ट पर बट ऑल्सो ऑन सर्टेन मेंटल कंडीशन। अब ये जो सर्टेन मेंटल कंडीशन है ना, दी सर्टेन मेंटल कंडीशन, इनको हार्ट ने क्या कहा, जो रिच था हार्ट, उसने कहा ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन। ठीक है, ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन। तो एक्टस रियस के साथ साथ होना चाहिए मेंस रिया, क्योंकि एक्टस रियस पर ही हमारी लाइबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी, वो करेगी मेंस रिया, जिसको कहा गया ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन। ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन। और किसने कहा ये? हार्ट ने कहा ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन का, अब इसमें क्या क्या आता है। ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन में देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, और उसकी पार्ट है रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे मेंस रिया के अंदर, ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन के अंदर। तो जो हमारी मेंटल स्टेट है उसको सबसे अच्छी तरह डिफाइन कौन कर सकता है? उसको डिफाइन कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट्स। तो सिगमंड फ्रूड जो थे, सिगमंड फ्रूड, उन्होंने एक पूरी चेन बताई थी कि कैसे कैसे हमारी जो है इंटेंशन क्रिएट होती है। उन्होंने कहा था इट स्टार्ट्स विद मोटिव। जो मोटिव है ना वो बेस एलिमेंट होता है। मोटिव मतलब बेस एलिमेंट होता है, बेस इमोशन होता है, और इंटेंशन को बनाने का भी बेस यही होता है, क्योंकि हर इंटेंशन के पीछे कोई ना कोई मोटिव तो होता ही है। तो इंटेंशन को बनाने के पीछे भी होता है सबसे पहले मोटिव। मोटिव के बाद आती है हमारी इम्पल्स। इम्पल्स के बाद आता है चॉइस ऑफ मीन्स। चॉइस ऑफ मीन्स जिसमें आती है जो हमारी चॉइस ऑफ मीन्स होती है वो होती है डेलिब्रेशन इन माइंड, जिसमें हम माइंड में सोचते हैं कि हम कैसे क्या करेंगे। फिर आता है डिटर्मिनेशन, हम डिटरमाइन करते हैं कि अब हम ये करने वाले हैं। उसके बाद आती है ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन। ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन जब हो जाती है तो हमारी इंटेंशन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आती है प्रेपरेशन, और फाइनल स्टेज होता है, प्रेपरेशन के बाद होता है अटेम्प्ट, और उसके बाद फाइनल स्टेज होता है जो हम एक्ट करते हैं। तो सिगमंड फ्रूड जी ने हमें ये पूरी चेन बताई थी कि ऐसे ऐसे जो है शुरू होता है मोटिव से और एंड होता है एक्ट। तो उसके बीच में कौन कौन से स्टेजेस जो हमारा माइंड है वो सोचता है। और पनिशमेंट जब हम देखते हैं आईपीसी या किसी भी पीनल कोड में, तो पनिशमेंट क्या डिटरमाइन करता है? पनिशमेंट डिटरमाइन होती है ब्लैकर द ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन। जितनी डार्क ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन होगी उतनी ही ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद एक और सेइंग है, कहते हैं कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर गुड इंटेंशन इन आईपीसी। कि हम नहीं देखेंगे कि आपका एक्ट गुड इंटेंशन से हुआ, बैड इंटेंशन से हुआ, अगर आपने एक्ट किया है। और क्योंकि कुछ जगह पे, क्योंकि जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर जगह इंटेंशन और उसकी मतलब इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव दिया गया है। हर एक सेक्शन में बताया कि अगर इंसान की इंटेंशन ऐसी होगी ऐसी। कुछ सेक्शंस में सीधा हूएवर लिखा हुआ है, मतलब इंटेंशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो इंसान वो एक्ट कर रहा है तो इज लायबल। फिर अगर हम सेक्शन 39 की इलस्ट्रेशन देखें आईपीसी में, तो ए सेट्स फायर टू अ विलेज एट नाइट। चोरी करनी थी उसने एक गाँव में, तो उसने ना बाकी घरों में आग लगा दी कि चोरी कर सके दूसरे घरों में, लेकिन उसकी वजह से डेथ हो गई एक पर्सन की। उसका मेन मोटिव क्या था? चोरी करना। आग लगाई उसने गांव में जिसमें डेथ हो गई। तो यहाँ पर ऑल्दो जो डेथ थी वो इंटेंडेड नहीं थी, लेकिन उसको पता था कि वो घरों में आग लगा रहा है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, किसी की डेथ हो सकती है। सो सफिशिएंट मेंस रिया है, ही वुड बी लायबल।
अब ना हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं ये इंटेंशन देखने के लिए। एक आएगा आर वर्सेस प्रिंस और दूसरा आता है क्वीन वर्सेस टॉल्सन। पहले हम देखते हैं आर वर्सेस प्रिंस। तो अब आर वर्सेस प्रिंस में क्या हुआ था, देखो आर वर्सेस प्रिंस, दो मैगजीम्स भी आएंगी यहाँ पे, आर वर्सेस प्रिंस 1875। तो इसमें जो एक्यूज था, एक्यूज ही वॉज हैविंग एन अफेयर विद अ गर्ल, तो ये भाग के शादी कर लेते हैं और लड़की ने उसे कहा था कि वो जो है मेजर है और वो देखने में भी मेजर लगती थी, पियर्स टू बी मेजर। तो इन्होंने भाग के शादी कर ली। बाद में लड़की के घर वालों ने केस कर दिया एक्यूज्ड के ऊपर, केस कर दिया कि वो माइनर थी एंड एक्यूज्ड हैज एबडक्टेड हर। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने कहा, एक्यूज ने कहा कि उसको लड़की ने कहा था वो मेजर है और वो देखने में भी 18+ लगती थी। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने कहा कि भगा के शादी करना ही गलत है, योर एक्ट वॉज मेलम इनसे इंट्रिंसिकली रॉन्ग एक्ट, जो आपका एक्ट है वो इंट्रिंसिकली ही रॉन्ग है। तो हम उसके बाद इंटेंशन देखेंगे ही नहीं, क्योंकि जब आपका एक्ट ही इंट्रिंसिकली रॉन्ग है, भगा के शादी करना ही ठीक नहीं है, तो उसको फिर लायबल हेल्ड किया। ये था पहला केस। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा केस हमारे पास है क्वीन वर्सेस टॉल्सन का। क्वीन वर्सेस टॉल्सन 1889। इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन था, उसकी जो वाइफ थी उसको उसने डिजर्ट कर दिया, ही डिजर्टेड हर। बहुत टाइम तक वो आया ही नहीं। तो जो टॉल्सन थी उसने बहुत टाइम तक वेट किया, टाइम मीन्स ईयर्स ऑफ वेट, ढूंढने के लिए एफर्ट्स किए, पर उसका हस्बैंड मिला ही नहीं। तो एट लास्ट उसने सेकंड मैरिज कर ली, क्योंकि उसे लगा अब तो वो मर गया होगा, इसीलिए इतने टाइम से आया ही नहीं। ईयर्स ऑफ वेट, एफर्ट, सब जगह ढूंढा लेकिन वो आया नहीं, तो सेकंड मैरिज कर ली। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका हस्बैंड वापस आता है और केस कर देता है बाइगमी का। यहाँ पर कोर्ट ने टॉल्सन को एक्विट कर दिया। उसको एक्विट कर दिया और कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने कहा जो एक्ट है वो इंट्रिंसिकली रॉन्ग नहीं है, मेलम से नहीं है, इंट्रिंसिकली रॉन्ग नहीं है, चाहे ये मेलम इन प्रोहिबिटो है। मेलम इन प्रोहिबिटो है बाइगेमी, लॉ अलाउड नहीं करता, लेकिन उसने ड्यू केयर एंड कॉशन किया, शी वेटेड फॉर ईयर्स, एफर्ट्स किए उसको ढूंढने के, वो नहीं मिला, तब जाके उसने सेकंड मैरिज करी। इंट्रिंसिकली रॉन्ग एक्ट नहीं है, मेलम इन प्रोहिबिटो बेशक है पर इंट्रिंसिकली रॉन्ग एक्ट नहीं है, तो शी वॉज नॉट हेल्ड लाइबल। तो यहाँ से दो मैगजिम्स आपने याद रखनी है, मेलम इन से इंट्रिंसिकली रॉन्ग, मेलम इन प्रोहिबिटो विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ बट नॉट इंट्रिंसिकली रॉन्ग एक्ट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, डज दिस मैगजिम ऑफ एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट रिया अप्लाइज टू आईपीसी या फिर आपका बीएनएस, अप्लाई करती है कि नहीं करती? तो देखो इसका आंसर है नो। क्यों? क्यों का जवाब दिया है जॉन डी मेन ने। जॉन डी मेन कहते हैं अंडर द पीनल कोड सच अ मैगजिम is wholly out of the place. Every offense is defined in IPC and the definition states not only what the accused must have done but also his state of mind with regard to the act which he was doing. तो क्या कहा मेन जी ने, जॉन डी मेन ने कहा कि पीनल कोड में ये मैगजिम wholly out of the place है। क्यों? क्योंकि
जो हमारे स्टैट्यूट्स हैं उसमें सीधा सीधा बताया गया है सेक्शंस में, नॉट ओनली व्हाट द एक्यूज हैज़ डन, एक्ट तो बताया गया है बट उसकी स्टेट ऑफ माइंड भी डिफाइन की गई है। अगर इस स्टेट ऑफ माइंड से कर रहा है तो ही विल बी लायबल। ठीक है, तो हमारे पास अब कुछ केसेस भी जैसे आते हैं कुछ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वगैरह के, जहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखो आईपीसी के ही हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले रंजीत डी उदेशी का केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑब्सैनिटी में भी पढ़ेंगे हम ये केस, 1965 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो रंजीत डी उदेशी जी थे ये हमारे क्या बुक सेलर थे। ये एक बुक बेच रहे थे, लेडीज चैटरले लव, जो उस जमाने में मानी जाती थी ऑब्सीन बुक। तो जब इनको पुलिस पकड़ के ले गई और कोर्ट में पेश हुए तो इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने प्ली ली कि मैं तो इलिटरेट हूँ, मेरे को तो इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती, मेरे को पता ही नहीं इस बुक में लिखा क्या है, तो मेरे को कैसे पता होगा कि ये ऑब्सीन है कि कैसी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि अगर आप ऑब्सैनिटी का सेक्शन देखेंगे इट स्टार्ट्स विद हूएवर, उसके आगे हमें आपकी इंटेंशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई भी ये काम कर रहा है तो ही विल बी हेल्ड लायबल, तो यहाँ पे उसको लायबल किया गया। और दूसरी बात वो भी आती है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। फिर अगला आता है केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। अब इसमें क्या हुआ, एमएच जॉर्ज जो थे, अब ना इंडिया में क्या हुआ, आरबीआई की नोटिफिकेशन आई 1948 में कि कोई अनडिक्लेयर्ड गोल्ड नहीं लेके आ सकता जब वो सफ़र कर रहा हो। और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आती है 1962 में कि अगर कोई इन ट्रांजिट भी है, मतलब उसकी फ़्लाइट इंडिया में लेओवर होके कहीं और जा रही है, तो भी उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कितना गोल्ड वो अपने साथ लेके आ रहा है। तो एमएच जॉर्ज की फ़्लाइट इंडिया से होके जा रही थी और उनके पास था 39 kg गोल्ड। उनको नहीं पता था ऐसी कोई नोटिफिकेशन वगैरह, उनको पुलिस ने, कस्टम्स और पुलिस ने वहाँ पे पकड़ लिया। 39 kg गोल्ड था उनके पास। उन्होंने कहा कि मेरे को कैसे पता होगा इसके बारे में, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 की रेशो से हेल्ड किया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ब्रिंगिंग इनटू इंडिया इंक्लूड्स बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। तो ये कुछ केसेस थे मेंस्ट्रिया के। उसके बाद अब हम थोड़ा सा नेग्लिजेंस और रैशनेस के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा हम नेग्लिजेंस और रैशनेस को देख लेते हैं। सबसे पहले नेग्लिजेंस और दूसरी तरफ रैशनेस। तो देखो इसमें क्या आपने देखनी, एक ही बात। पहली बात तो ये कि ये टॉट के सब्जेक्ट मैटर है, इनको लेके आया गया है, टॉट के सब्जेक्ट मैटर है, इनको लेके आया गया है आईपीसी में। और जहाँ पे भी आईपीसी में लाया गया है वहाँ पे भी पनिशमेंट्स बहुत कम है, क्योंकि ये आ जाते हैं, ये ना इंटेंशनली होते हैं ना ये विद नॉलेज होते हैं। ये तीसरी कैटेगरी रीज़न टू बिलीव में फॉल करते हैं, जहाँ पे नेग्लिजेंस और रैशनेस में अगर कोई इंसान एक्ट कर रहा है। तो नेग्लिजेंस में आपने याद रखना है कि आपकी एक पॉजिटिव ड्यूटी है जिसको आप वायोलेट कर रहे हैं, और रैशनेस जो होती है वो मेयर केयरलेसनेस है, केयरलेस बिहेवियर है आपका। रैशनेस में, रेकलेसनेस में और रैश जो भी आप कहें इसको, तो वहाँ पे ये नेगेटिव ड्यूटी। एग्जाम्पल से बताऊंगा, क्लियर हो जाएंगे दोनों। अब देखो नेग्लिजेंस में क्या होता है, नेग्लिजेंस में होता है कि आपको वो करना था लेकिन आप नहीं कर रहे। देखो चाहे आप गाड़ी 10 km/h की स्पीड से ही चला रहे हैं, लेकिन आप दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है आगे रोड पे, और उसमें आपने किसी को हिट कर दिया, तो आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मैं तो बहुत स्लो चला रहा था, क्योंकि आप नेग्लिजेंट थे। आपकी ड्यूटी है ना, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आगे देखें, चारों तरफ ध्यान रहे आपका, आप बातें करके चला रहे हो, आगे ध्यान नहीं दे रहे हो और किसी को हिट कर देते हो, तो नेग्लिजेंस होता है ये। रैशनेस क्या होता है, रैशनेस होता है दूसरों के नज़रिए में आप रैश हो, खुद आपको लग रहा है कि इतनी तेज़ गाड़ी, मतलब आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, आपको लगता है कि ये तो मेरा रोज़ का काम है, इतनी स्पीड में तो मैं चला ही लेता हूँ, लेकिन जो बाहर वाले लोगों की नज़रों से उनको लग रहा है कि ये रैश एक्ट है, तो आपकी एक नेगेटिव ड्यूटी है जिसका को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ठीक है मैं तो F1 रेसर हूँ, मैं तो बहुत तेज़ चलता हूँ, रोज़ चलाता हूँ, क्या ही हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को पता है इतनी तेज़ चला रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए इतनी तेज़ चला रहे हो तो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कि आप किसी को हिट कर दो। तो ये होता है नेग्लिजेंस और
रैशनेस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने पढ़ा मेंसरिया, नेग्लिजेंस, रैशनेस। अब कल के लेक्चर में हम आईपीसी पर से स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स, और अगर कोई वीडियो आपको पहले चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे तो उसके लिए भी कमेंट कर दें। थैंक यू।